जो जितनी बड़ी बड़ी बातें आज की जा रही हैं, क्या इसका वाकई में इलेक्टोरल डिविडेंड है क्या, या सिर्फ ऑप्टिक्स क्रिएट हो रहा है, माहौल बन रहा है? लेकिन चुनाव राजनीति में तो असली चीज तो चुनावी डिविडेंड है। अगर आप चुनाव जीतते हैं, सीटें कन्वर्ट होती हैं, तब तो फायदा होगा। विष्णु जी, आपको अपने का अनम्यूट करिए प्लीज। हाँ जी, 1977 का दौर अगर याद करें तो उस समय में भी जो जो भी सर्वे आ रहे थे, इंटरनल सर्वे इंदिरा गांधी जी के पास में, तो वो उनको बता रहे थे कि उनको भारी बहुमत से जीत होने वाली है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा उल्टा हुआ था उस समय में भी। और उस समय में खास करके जो जेपी मूवमेंट जिस तरह से उभर करके आया था, बिहार आंदोलन, तो उसका भी बड़ा असर था, जनता पार्टी एकजुट हो गई थी। तो अभी इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाले समय में जो अभी पूरा 2 साल का 1.5 साल का लगभग समय बचा हुआ है, इस 1.5 साल के अंदर में जो विपक्षी एकता किस रूप में उभर करके सामने में आती है, और बजाय इसके कि प्रधानमंत्री कौन होगा, इस प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस चीज के बजाय अगर मुद्दों को अगर सामने में लेकर के और राजनीति की जाएगी, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा बदलाव हो सकता है। क्योंकि जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, जो आर्थिक संकट है वो बहुत ही गहरा है, और जो हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर के जिस हद तक जा सकते थे ये लोग, वो अब पिट चुका है। उसमें बहुत ज्यादा उसमें कुछ बचा नहीं है। जो हिंदुत्व वाले एजेंडे, जो जिनको हम लोग भक्त कहते हैं, भक्त जो टोली है, तो उनके अंदर में भी निराशा बहुत ज्यादा गहरी दिख रही है। उनको भी ये समझ में आ रहा है कि विकास की जो बात हुई थी, विकास की सारी बात धरी रह गई है, और विकास अगर नहीं होगा, बेरोजगारी अगर नहीं खत्म होगी, महंगाई अगर कम नहीं होगी, तो लोगों के घर कैसे चलेंगे? तो आज जो बिजनेस क्लास के जो लोग हों, चाहे या नौकरी पेशा लोग हों, सबके लिए घर चलाना मुश्किल हो गया है। तो मुझे लगता है कि अगर प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इस चीज को सामने रखने की बजाय मुद्दों को जिस तरह से फोकस किया जा रहा है, और मुद्दों की बात ही अगर सामने में आती है और उनको लेकर के अगर कोई राजनीतिक गोलबंदी होती है, तो निश्चित तौर पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। जी, धन्यवाद। बट पंकज जी, ये जो बात अभी विष्णु जी ने कही, भाई मुद्दों को लेकर अगर बढ़ा जाए, चेहरे पे फोकस न किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये जताने की जरूरत तो है ना कि सारा विपक्ष एकजुट है, नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ। उस कोशिश में कांग्रेस पार्टी कहीं दिखाई नहीं पड़ती। एक तरीके से सिर्फ चिट्ठी लिख दी जाती है। अखिलेश यादव की चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा मुझे तो चिट्ठी मिली नहीं, और बाद में पता चला कि चिट्ठी मिली, उन्होंने कहा मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। मायावती उसमें आई नहीं। महाराष्ट्र के अंदर भी देखें तो शरद पवार उसमें जुड़े नहीं, उद्धव ठाकरे उसमें जुड़े नहीं। तो एक सवाल ये खड़ा होता है कि आप चिट्ठी लिख रहे हैं, और चूंकि कोई आदमी डिस्कर्टियस नहीं होना चाहता, तो इसलिए उसका जो माकूल राजनीतिक जवाब होना चाहिए, वो जवाब नहीं आ पा रहा। वो जो विपक्षी एकता का जो फ्रेमवर्क होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। जो एकजुटता होनी चाहिए, वो नहीं दिखाई पड़ रही है, और इसमें कांग्रेस असफल दिखाई पड़ रही है। पंकज जी। धीरे धीरे रे बना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अब आप चाह रहे हैं कि आज ही चिट्ठी अगर पहुंची है और आज ही विपक्षी एकता बन जाए, और आप जैसा कह रहे हैं वैसे ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके कल से कोई एक यज्ञ शुरू हो जाए, तो ऐसा देखिए राजनीति में कभी नहीं होता, और 1.5 साल पहले तो बिल्कुल भी नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, मैं अपनी बात शुरू करने के पहले विवेक जी की 2 बातों से विनम्रता पूर्वक अपनी असहमति जताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि बिल्किस बानो पर राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला। सच्चाई यह है कि राहुल गांधी ही वो नेता है जिन्होंने बिल्किस बानो पर जब फैसला आया उस पर तुरंत प्रतिक्रिया दी, और पूरी कांग्रेस पार्टी ने इस मुद्दे पर एकजुटता जाहिर की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, और बिल्किस बानो के साथ जो अत्याचार हुआ उसका सबसे मुखर विरोध अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। दूसरा, उन्होंने कहा सावरकर पर नहीं बोलना चाहिए। मैं फिर विनम्रता पूर्वक कहना चाह रहा हूं कि ये लड़ाई राजनीतिक जितनी दिख रही है उससे 10 गुना वैचारिक है। ये वो जमाना नहीं है कि कांग्रेस, लेफ्ट, सोशलिस्ट आपस में लड़ते रहे, लेकिन एक सहमति है कि इस देश में एक संविधान है, एक संसदीय गणतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष एक जो हमारा आधुनिक लोकतंत्र है, एक कल्याणकारी राज्य है, उस पर किसी को असहमति नहीं थी। ये वो पार्टी है जो दरअसल अभी 4 दिन पहले मोहन भागवत जी का फिर से वो बयान आ भी गया, जो आजादी के पहले से वो एक सपना देख रहे हैं। वो इस देश में कोई सेकुलर डेमोक्रेसी नहीं चाहते हैं, और वो एक संघीय शासन भी नहीं चाहते हैं, संघवाद से भी उनको बड़ी दिक्कत है, और इन सबकी प्रेरणा का स्रोत सावरकर है। तो अगर सावरकर से हम नहीं लड़ेंगे तो किससे लड़ेंगे? हो सकता है आपको वो बात उतनी अच्छी ना लगे, या आप कहें कि इससे कुछ वोट कट रहे हो सकता है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता,
लेकिन अगर हम सावरकर की विचारधारा से नहीं लड़ेंगे तो फिर कांग्रेस में होने या कांग्रेस के होने का फिर कोई अर्थ नहीं है, फिर कोई जरूरत ही नहीं है। इसलिए एक बड़ा सपना है जिसको बचाने की जरूरत है और एक उतने ही खतरनाक सपने से बचाने की जरूरत है। तो इसमें तो कोई वो नहीं हो सकता है। दूसरी बात जो बार बार ये आ रही है कि भाई कांग्रेस पार्टी अगर ये कर रही है और चुनाव में अगर ये नहीं होता है, डिविडेंड नहीं मिलता है वगैरह वगैरह, देखिए कांग्रेस पार्टी का क्या होगा ये तो छोड़ दीजिए, ये सोचिए इस देश का क्या होगा। अगर कांग्रेस पार्टी ही, अगर मान लीजिए सारा कुछ एक राजनीतिक प्रयास हो रहा है सत्ता को हटाने के लिए, तो ये सामान्य दिनों में सत्ता परिवर्तन की कोशिश नहीं है। ये वो कोशिश नहीं है कि भाई एक पार्टी शासन कर रही तो उसको सब लोग मिलकर यार हटा दो किसी तरह, ये सामान्य कोशिश नहीं है। इस देश की को बचाने की लड़ाई है, या आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने की लड़ाई है, ये पंकज जी यहाँ पे को पंकज बचाने जी जो आप जो बात कह रहे हैं बहुत अच्छी बातें कह रहे हैं, बहुत सारगर्भित बातें कर रहे हैं, बट सवाल इस बात को है कांग्रेस पार्टी ये बात विपक्ष के दूसरे नेताओं दूसरी पार्टियों को समझाने में कामयाब क्यों नहीं है? जो बात आप कह रहे हैं, अगर देश पर इतना बड़ा संकट है, नरेंद्र मोदी का शासन अगर इतने बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है, तो जो बात कांग्रेस पार्टी सोच रही, जो बात आप सोच रहे हैं, ये बात ममता बनर्जी को भी सोचनी चाहिए, ये बात केसीआर को भी सोचनी चाहिए, आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल भी समझे, स्टालिन भी सोचे, एचडी देवेगौड़ा भी सोचे, और सब लोग सोच के एक प्लेटफॉर्म बना के साथ क्यों नहीं आते? कांग्रेस क्या कांग्रेस एक नाकामयाबी नहीं है? नहीं, अब मैंने आपको पहले ही अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि ऋतु आने पर ही फल मिलेगा। ये कभी नहीं हुआ है कि आप जो है, मतलब कई बार तो चुनाव के बाद मोर्चे बने, और मैं ये नहीं मानता हूं कि ममता बनर्जी हो या दूसरे लोग हो इस संकट को महसूस नहीं कर रहे। अभी जो तमिलनाडु में हुआ, राज्यपाल ने जो किया है वो अभूतपूर्व है, और पूरे देश में इस तरह की स्थितियां हैं। जिस तरह उपराष्ट्रपति ने कह दिया कि संसद सुप्रीम है, वो अपने आप में खतरनाक संकेत है कि कल अगर किसी के पास 300-400 अगर वो सीटें पा जाता है तो वो इस देश का संविधान भी बदल सकता है। तो संविधान जो इस देश में सुप्रीम माना गया है, उसकी जगह अब बहुसंख्या को सुप्रीम मानने की एक पूरी कोशिश की जा रही है और इसको स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। इस बात को इस देश के सभी राजनीतिक दल समझते हैं, खासतौर पर जो भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक रूप से